हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद A2 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। दोस्तों, अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, भागों की संख्या 22, जबकि अनुसूचियां 8 थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, भारत के संविधान में भी संशोधन होते रहे और आज वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या लगभग 450, जबकि भागों की संख्या 25 और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। यानी जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो भारतीय संविधान का कुछ भाग उसी समय लागू कर दिया गया था और कुछ भाग 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू किया गया था, तब उसमें अनुच्छेदों की संख्या 395, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान संविधान की जब दोस्तों हम बात करते हैं तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या लगभग 450 हो गई है, भागों की संख्या 25 हो गई है, अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इनकी संख्या बढ़ी है। सबसे पहले हम नवीं अनुसूची की बात करते हैं। दोस्तों, नवीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था और नवीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित विषयों को डाला गया। यानी ऐसे विषय जिनका जुडिशियल रिव्यू किया जाना संभव नहीं है, ऐसे सब्जेक्टों को कहाँ डाल दिया गया था? नवीं अनुसूची में डाल दिया गया था, जैसे भूमि सुधार से संबंधित विषय। इसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। यानी 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। इसमें क्या प्रावधान जोड़ा गया था? दल बदल। क्या जोड़ा गया था? दल बदल प्रावधान को इसमें जोड़ा गया था। इसके बाद हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 11वीं अनुसूची हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी जाती है। क्या? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इसमें पंचायतों के 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। यानी 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी जाती है और इसमें पंचायतों के 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हमारी 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ये
74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी जाती है। यानी 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी जाती है। इसमें नगर पालिकाओं के, किसके, नगर पालिकाओं के 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। इसमें नगर पालिकाओं के 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान संविधान में बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। नवीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। दल बदल प्रावधान को इसमें शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी और पंचायत के 29 विषयों का प्रावधान इसमें किया गया था। 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था और नगर पालिका के 18 विषयों का प्रावधान इसमें किया गया था। ठीक इसी प्रकार हमारे नए भाग जोड़े गए थे। नए भाग हमारे 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारा एक नया भाग जोड़ा गया था 4 का। यानी अगर हम बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 4 का नया भाग जोड़ा गया और इसमें क्या प्रावधान थे, इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसका मतलब दोस्तों यह है कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का पार्ट नहीं है, बल्कि संविधान में संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत एक और भाग जोड़ा गया था 14 का जोड़ा गया था और इसमें अधिकरण को शामिल किया गया था दोस्तों। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और 2 भागों को ऐड किया गया था। एक 4 का मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं और दूसरा 14 का अधिकरण की बात करते हैं। दोस्तों ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे छोटा संविधान कहा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1976 में किया गया था। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन किया गया। 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में और एक नया भाग 9 का जोड़ दिया गया। यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और एक नया भाग 9 का जोड़ दिया गया था। इसमें क्या प्रावधान जोड़े गए थे, इसमें नगर पालिकाओं का प्रावधान शामिल कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, नगर पालिकाओं का प्रावधान को इसमें शामिल कर दिया गया था। इसके बाद हमारा एक और संशोधन किया गया 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया था और इसमें एक नया भाग 9 का शामिल कर दिया गया था। यानी सहकारी संस्थाओं को भी शामिल कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 25 भाग है। इन 4 भागों को अलग से शामिल कर दिया गया था। हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 4 का 14 का और 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 9 का और 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से 9 का को शामिल कर दिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो कितने दोस्तों, 25 भाग हैं। वर्तमान में कितने भाग हो गए हमारे, 25 भाग हो गए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, वैसे वैसे वैदिक सभ्यता का उदय हो रहा था। यानी अगर हम वैदिक सभ्यता की बात कर लें तो वैदिक सभ्यता का उदय कब हुआ था? सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। ऐसा माना जाता है वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो आर्यों को माना जाता है। किसको माना जाता है? आर्यों को माना जाता है। वैदिक सभ्यता का जो कालखंड माना जाता है, वैदिक सभ्यता का जो कालखंड माना जाता है वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता का जो कालखंड माना जाता है वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है। चूँकि वेदों में इसकी जानकारी मिलती है इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। चूँकि वेदों में इसकी जानकारी मिलती है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आ जाएगा हमारा पूर्व वैदिक काल। क्या आ जाता है दोस्तों? पूर्व वैदिक काल, या इसको क्या कहते हैं हम? ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। इसका जो कालखंड माना जाता है वो 1500 BC से 1000 BC तक माना जाता है दोस्तों। इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। कितना? 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। 1000 से 600 BC तक माना जाता है। पूर्व वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो इस कालखंड में दोस्तों ऋग्वेद की रचना की गई है। यानी पूर्व वैदिक काल में किस वेद की रचना की गई है? ऋग्वेद की रचना की गई है। दोस्तों ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। जबकि पूछा जाए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है तो दोस्तों सिंधु नदी का मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो इस कालखंड में दोस्तों सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना की गई है। यानी इसमें उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की गई है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाता है? इसका आंसर आ जाता है हमारा सरस्वती नदी। यानी वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है तो आ जाएगा हमारा सरस्वती के तट पर क्या है? विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल लाया गया था 2019 में। ये जो बिल लाया गया था जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल 2019, इस बिल के तहत 5 अगस्त 2019 को ये बिल 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, जबकि 6 अगस्त
2019 को लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में लाया गया। ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाया गया था। इसी बिल के माध्यम से 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था। कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था। इसी बिल के तहत, यही बिल के तहत कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। दोस्तों, किसका दर्जा दे दिया गया था? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। और इसी से अलग होकर लद्दाख बना दिया गया था। लद्दाख, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। इसको भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाता है दोस्तों? इसका आ जाता है नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया गया था। अगर हम दोस्तों वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 राज्य हैं। ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 85% कार्बन होता है। देखो दोस्तों, जब हम कोयले की बात करते हैं तो कोयले को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कोयले को 4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारा आ जाता है पीट कोयला। कौन सा आ जाता है? पीट कोयला आ जाता है। फिर आ जाता है लिग्नाइट कोयला आ जाता है। फिर तीसरा हमारा आ जाता है विटुमिनस कोयला। कौन सा आ जाता है? विटुमिनस कोयला। चौथा दोस्तों आ जाता है एंथ्रेसाइट कोयला। दोस्तों, पीट कोयले की जब हम बात करते हैं तो ये निम्न कोटि का कोयला होता है। कौन सा? निम्न कोटि का कोयला होता है। और इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 40% तक होती है। यानी जो पीट कोयला होता है ये निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें नमी ज़्यादा होती है और कार्बन की मात्रा लगभग 40% तक होती है। उसके बाद हमारा लिग्नाइट कोयला आता है। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो इसमें कार्बन की मात्रा 40% से 60% तक होती है। यानी लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 40 से 60% होती है। विटुमिनस कोयले की बात करते हैं दोस्तों। विटुमिनस कोयला वाणिज्य के लिए बड़ा प्रसिद्ध कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा 60% से 80% के बीच होती है। जबकि अगर हम कोयले की बात करें तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे कठोर कोयला होता है और इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। यानी ये उच्च क्वालिटी का क्या है? कोयला होता है। और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 80 से 95% तक होती है। 80 से 95% तक होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा एंथ्रेसाइट कोयला आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मुरादाबाद की जब हम बात करते हैं तो ये रामगंगा नदी के तट पर स्थित है और मुरादाबाद को ही हम क्या है? पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। मिर्ज़ापुर की बात करते हैं दोस्तों। मिर्ज़ापुर की बात करते हैं तो ये किसके लिए फ़ेमस है? कालीनों के लिए फ़ेमस है। हालांकि लाल पत्थर के लिए भी मिर्ज़ापुर फेमस है, लेकिन कालीनों के लिए भी क्या है? मिर्ज़ापुर फेमस है। जैसे अलीगढ़ की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो अलीगढ़ तालों के लिए फ़ेमस है। ठीक।
ठीक उसी प्रकार रामपुर की जब हम बात करते हैं तो रामपुर चाकुओं के लिए फेमस है। अगर हम कानपुर की बात करते हैं दोस्तों तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम मेरठ की बात करते हैं दोस्तों तो मेरठ आपको पता होना चाहिए खेल सामान के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा मुरादाबाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, मुरादाबाद इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? यानी किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में मेमोरियल पुरस्कार क्या है, जीता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर हम अमर्त्य सेन की बात करते हैं तो अमर्त्य सेन ने 1998 में नोबेल प्राइज़ जीता था। कब जीता था? 1998 में जीता था। 1998 में अर्थशास्त्र में क्या जीता था? नोबेल प्राइज़ जीता था। जबकि अगर हम बात करते हैं अमर्त्य सेन की तो वर्ष 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। अगर हम बात करते हैं सीवी रमन की दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए वर्ष 1930 में भौतिकी के लिए इनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था। लेकिन सीवी रमन की जब हम दोस्तों बात करते हैं तो इनको 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से भी 1954 में सम्मानित किया गया था। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी की हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी, यानी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी, इनको वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक उसी प्रकार हरगोविंद खुराना की जब हम बात करते हैं तो इनको वर्ष 1968 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में। किस क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। किसके? चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 1968 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बात करते हैं हम चित्रकूट जलप्रपात की तो ये छत्तीसगढ़ के कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर स्थित है दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगर हम झारखंड की बात करते हैं दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए बड़ा फेमस जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। ये कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है हुंडरू जलप्रपात। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए वसुधारा जलप्रपात कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। मेघालय की दोस्तों हम बात करते हैं तो नोकलिकाई बड़ा फेमस मेघालय का जलप्रपात है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेनेजुएला की राजधानी है। दोस्तों आपको राजधानियों को भी पढ़कर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में बन रहे हैं। तो वेनेजुएला की राजधानी है दोस्तों वेनेजुएला, यानी अगर हम निकोसिया की बात करते हैं दोस्तों तो ये किसकी राजधानी है? ये साइप्रस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। अगर सैन साल्वाडोर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये किसकी राजधानी है? ये राजधानी है अल साल्वाडोर की। किसकी राजधानी है? ये अल साल्वाडोर की राजधानी है। अगर क्रीटो की हम बात करते हैं दोस्तों तो ये किसकी राजधानी है? क्रीटो ये इक्वाडोर की राजधानी है। किसकी? इक्वाडोर की राजधानी है दोस्तों ये। कराकस की अगर हम बात करते हैं तो कराकस हमारा क्या है? सही आंसर हो जाएगा। ये वेनेजुएला की राजधानी है। तो दोस्तों भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियाँ भी आपको याद करनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से
निकलती है और किस पहाड़ी से निकलती है? किस पहाड़ी से निकलती है? ये निकलती है त्रियंबक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। त्रियंबक की पहाड़ी से निकलती है तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित होगा। नांदेड़ की दोस्तों बात करते हैं तो नांदेड़ भी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद निजामाबाद की बात करते हैं दोस्तों तो निजामाबाद भी गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। नवसारी की बात करते हैं दोस्तों, नवसारी किस नदी के तट पर स्थित है? पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। किसके? पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नवसारी हो जाएगा। नवसारी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? दोस्तों अगर हम बात करते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह की तो आपको पता होना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इनका कार्यकाल दोस्तों हमारा 1969 में, यानी 1969 में ये जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है तब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद बीवी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों। बीवी गिरी का जो कार्यकाल रहता है वो 1969 से लेकर 1974 तक रहता है और ये हमारे कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहते हैं? ये 4th नंबर के क्या है? राष्ट्रपति है। इसके बाद हमारे राष्ट्रपति बनते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद हमारे ये 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे दोस्तों और इनका कार्यकाल रहता है 1974 से 1977 तक। दोस्तों 1974 से 1977 तक 5वें फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी की जब हम बात करते हैं तो ये 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1977 से लेकर 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। यानी ज्ञानी जेल सिंह की बात करते हैं दोस्तों तो ज्ञानी जेल सिंह 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा था। तो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? ज्ञानी जेल सिंह की हम बात करते हैं। वर्तमान की अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो दोस्तों कैवें नंबर के राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ये भारत के क्या है? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति भी इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू ही है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का संविधान लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का संविधान लिखा? आपको पता होना चाहिए दोस्तों बांग्लादेश का संविधान है अमार सोनार। क्या है दोस्तों? अमार सोनार बांग्ला। ये बांग्लादेश का संविधान है और किसके द्वारा लिखा गया है? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। अगर भारत के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं? भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है इटैलिक शैली में। तो बांग्लादेश का संविधान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जबकि भारत के संविधान की हम बात करते हैं तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के जनक और जननी किसको कहा जाता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक और जननी दोनों को कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान का जनक और जननी किसको कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। अगर दोस्तों हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज़
दिया गया था। किसके लिए दिया गया था दोस्तों? साहित्य के लिए। किसके लिए? साहित्य के लिए दिया गया था 1913 में। 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हालांकि 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसके द्वारा क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं कल।